कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी अफवाह से। जापान की एक रानी थी, हिमिको। ऐसा माना जाता है कि उसके पास काले जादू की शक्तियां थी, लेकिन ये शक्तियां किसी वरदान से कम और श्राप से ज्यादा थी। उसकी छुअन से लोग मर जाते थे। धीरे धीरे उसका सारा साम्राज्य अंधकार में डूब गया। आखिरकार उसकी खुद की सेना ने बगावत कर दी। अगर हिमिको को नहीं रोका गया तो वह पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। तो उन्होंने उसे जिंदा ही एक रहस्यमयी टापू पर दफना दिया, ताकि कोई उसकी शक्ति तक दोबारा न पहुंच। अब कहानी कई सालों बाद आगे की दिखाई जाती है। लंदन में एक प्रसिद्ध अन्वेषक और अरबपति लॉर्ड रिचर्ड क्राफ्ट को एक पुराना नक्शा मिलता है। वो नक्शा उसे उसी रहस्यमय टापू की ओर ले जाता है जहां कभी हिमिको को बंद किया गया था। अब रिचर्ड का मिशन है हिमिको की शक्ति को खोजो और उसे दुनिया से दूर रखो। लेकिन इस मिशन की एक बड़ी कीमत है। वो अपनी प्यारी बेटी लारा क्राफ्ट को लंदन में अकेला छोड़कर खुद उस रहस्यमय यात्रा पर निकल जाता है और फिर रिचर्ड गायब हो जाता है। अब कहानी शुरू होती है लारा से, जो अपने पिता की मौत को कभी स्वीकार नहीं। 7 साल बीत जाते हैं। लारा क्राफ्ट अब जवान हो चुकी है, लेकिन अपने पापा की यादें और उनकी गुम होने का दर्द आज भी उसके साथ है। वो लंदन की गलियों में बाइक डिलीवरी करती है, MMA फाइट्स में हिस्सा लेती और किसी से भी एक पैसा नहीं मांगती, क्योंकि उसे किसी का एहसान नहीं, उसे खुद की पहचान बनाने की। इस बीच उसकी जिंदगी में दोबारा एंट्री होती है उसके पापा के बिजनेस पार्टनर आना की। आना उसे समझाती है वो अनावश्यक संघर्ष कर रही है। उसके पिता की अरबों की संपत्ति अब लारा की है। बस उसे एक कागज पर साइन करना है कि जिसमें लिखा है कि रिचर्ड क्राफ्ट अब इस दुनिया में नहीं। लेकिन लारा साइन नहीं करती। उसे आज भी लगता है कि उसके पापा जिंदा हैं। तभी उसे याद आता है एक लॉकेट जो उसे उसके पापा ने दिया था। उन्होंने कहा था यह लॉकेट तुम्हें महसूस होगा। लारा उस लॉकेट को कसकर पकड़ती है और फैसला करती है सच्चाई पता करने का। अब वह जाती है अपने पिता की कंपनी क्राफ्ट होल्डिंग। वकील उसे एक रहस्यमय लकड़ी का पजल देता है जिसे कालापुरी कहते हैं। लारा उस कालापुरी पजल को घुमाती है, ध्यान से हर हिस्से को जांचती है और कुछ ही पलों में उसे सुलझा देती है। पजल के भीतर से एक चिट्ठी और एक चाबी निकलती है। यह कोई आम चिट्ठी नहीं है, यह उसके पापा की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ आखिरी संदेश। उस चिट्ठी में रिचर्ड ने लिखा है, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं शायद वापस नहीं आ पाया, लेकिन ये मेरी अधूरी खोज है। इसे खत्म करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। लारा को मिलता है एक सुराग, अपने पिता की कब्र के पास कुछ छुपा है। वह सीधे जाती है फैमिली टॉम की ओर, जहाँ उसे चेक छुपा हुआ रास्ता मिलता है, एक सीक्रेट डोर। दरवाजा खुलते ही सामने आता है एक गुप्त ऑफिस। दीवारों पर नक्शे, मेज पर रिसर्च पेपर और दराजों में नकली पासपोर्ट। और उसे तभी मिलता है एक वीडियो टेप। लारा टेप चलाती है, स्क्रीन पर आते हैं उसके पापा रिचर्ड क्राफ्ट। रिचर्ड कहते हैं, लारा अगर तुम ये देख रही हो तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस रिसर्च को जला दो। हिमिको सिर्फ एक मिथ नहीं है, वो एक सच है और उसकी शक्ति बहुत खतरनाक है। अगर यह गलत हाथों में चली गई तो दुनिया तबाह हो जाएगी। रिचर्ड की वीडियो में लारा को साफ चेतावनी दी जाती है कि हिमिको कोई छेड़े नहीं, लेकिन लारा ये चेतावनी नहीं मानती। उल्टा वह हिमिको के बॉक्स को खोलती है। अंदर मौजूद डायरी में वह एक द्वीप का नाम पढ़ती है, यामातो। यही वह रहस्यमयी जगह है जहाँ हिमिको को दफनाया गया था। अब एक और नाम निकलता है, लू रेन, वही कप्तान जो रिचर्ड को उस टापू तक ले जाने वाला था। लारा अब पीछे नहीं हटती। वह अब फैसला करती है कि वह अब खुद यामाताई अपने पापा की सच्चाई जानने और शायद उन्हें ढूंढने के लिए। लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वह अपने पापा का दिया हुआ लॉकेट बेच देती है, जिससे उसे अच्छा खासा कैश मिलता है। अब लारा पहुंचती है हांगकांग, शोर शराबे से भरा इलाका, हर कोई अजनबी। अब उसे ढूंढना है कप्तान लू रेन को। तभी उसका बैग चोरी हो जाता है। लारा भागती है, पीछा करती है उस चोर का, और इसी चक्कर में उसकी मुलाकात हो जाती है लू रेन से, जो शराब के नशे में डूबा हुआ है। शुरुआत में लू रेन रिचर्ड क्राफ्ट के नाम से इनकार करता है, लेकिन जब लारा उसे डायरी दिखाती है और बताती है कि उसके पापा भी यामाताई जाना चाहते थे, तो लू रेन पहले तो साफ मना कर देता है कि वह यामाताई नहीं जाना चाहता। वो बताता है कि खुद उसका पिता भी उस टापू पर गया था और फिर वापस कभी नहीं लौटा। लेकिन लारा हार नहीं मानती। वो अपने पिता की डायरी से कुछ कोट्स निकालती है और लूरेन को दिखाती है कि यह कोट्स दरअसल टापू के कोन नक्शे पर निशान लगाते ही सच सामने आता है। हिमिको का द्वीप उसी रास्ते में छुपा है जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। लूरेन डरता है, लेकिन लारा उसे पैसे का ऑफर करती है और कहती है, अगर मैं पीछे नहीं हटी तो तुम क्यों डर रहे हो। आखिरकार लू मान जाता है। दोनों निकल पड़ते हैं यामाताई की ओर समंदर के रास्ते। सफर के दौरान लारा को अपने पापा की रिसर्च में से एक और चौंकाने वाला सच पता लगता है। हिमिको को दरअसल एक रहस्यमयी दरवाजे के पीछे बंद किया गया था और उसके शरीर में एक ऐसी शक्ति थी तो मौत फैला सकती। और रिचर्ड को डर था ट्रिनिटी नाम का गुप्त संगठन जो दुनिया पर राज करना चाहता है,
वह इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करेगा। ट्रिनिटी के हाथ अगर हिनको की शक्ति लग गई तो पूरा मानव समाज खतरे में पड़ जाएगा। अब लारा का मिशन सिर्फ पापा को ढूंढना नहीं बल्कि पूरी मानवता को बचाना भी बन गया। लारा और लूरेन का सफर अब आगे बढ़ता है समुद्र के बीचों बीच। लेकिन जैसे ही यामाताई के नजदीक पहुंचते हैं मौसम अचानक बिगड़ जाता है। समुद्र में उठते हैं विशालकाय तूफानी लहरें, आंधी की तेजी से जहाज डगमगाने लगता है। लारा और लू जान बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं लेता और तभी एक जोरदार टक्कर के साथ जहाज चट्टानों से टकरा जाता है। सब कुछ बिखर जाता है। लारा समुद्र में फेंकी जाती है, लहरें उसे खींचती हैं तो फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब लारा होश में आती है तो वह खुद को एक अनजाने और रहस्यमय टापू पर पाती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहती। कुछ हथियारबंद लोग उसे घेर लेते हैं और सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देते हैं। अगली बार तब वह एक मजदूर कैंप में है और सामने खड़ा है मैथियास वोगेल। मैथियास खुद को एक मिशन पर भेजा गया आदमी बताता है और कहता है कि वह भी यहाँ फंसा हुआ है कई सालों से। मैथियास दावा करता है कि उसके पास रिचर्ड क्राफ्ट की डायरी है और बताता है कि रिचर्ड ने हिमिका की ताकत को दुनिया से छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मदद से इनकार किया तो उसे मार दिया गया। लारा को यकीन नहीं होता कि मैथियास ने सच में उसके पिता को मार दिया। उसका मन कहता है कि उसके पापा जिंदा है, लेकिन इससे पहले वह कुछ सोच पाए वह देखती है दर्जनों मजदूरों को गुलाम बनाकर रखा गया है। सबको बंदूक की नोक पर जबरन हिमिको की कब्र तक पहुंचाने का रास्ता खुदवाया। उन्हीं मजदूरों में उसे दिखता है लूरेन, उसे भी पकड़ लिया है। मैथियास का मिशन है हिमिको की लाश तक पहुंचना और उसकी शक्ति को हासिल करना। वो दावा करता है कि ट्रिनिटी उसे वहां से निकालने तभी आएगी जब वह मिशन पूरा करेगा। लारा को यह समझ आ चुका है कि अब भागने से कुछ नहीं होगा। वह उसे खुद को और मजदूरों दोनों को साथ में बचाना है और अपने पापा की सच्चाई का भी पता। इसी दौरान वह एक बुजुर्ग मजदूर को देखती है जो कि थक चुका है और चल नहीं पा रहा। लारा और लोग उसे सहारा देते हैं, लेकिन तभी मैथियास खुद आ जाता है और बिना एक पल सोचे उस बुजुर्ग को गोली मार देता है। लारा की आंखों में गुस्सा, डर और दुख तीनों एक साथ उमड़ पड़ते हैं। अब वह समझ जाती है कि अगर समय रहते कुछ नहीं किया तो यहाँ कोई भी इंसान बच नहीं। इसी रात लारा और लू एक डेयरिंग एस्केप प्लान करते हैं, लेकिन कहानी अब रफ्तार पकड़ने वाली है। अंधेरी रात में सबकी नजरों से बचते हुए लारा और लूरेन छुप छुप कर कैंप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पहरा देने वाले गार्ड्स को शक हो जाता है। गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। लारा और लू जंगल की तरफ भागते हैं। एक गार्ड लू को गोली मार देता है। लू जमीन पर गिर पड़ता है और लारा उसे पीछे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। अब वह अकेली है जंगलों के बीच, घायल, थकी हुई, और उसके पीछे खूंखार ट्रिनिटी के लोग। भागते भागते लारा गिरती है एक तेज बहाव वाली नदी में। पानी उसे बहाकर ले जाता है, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। वह बहते बहते पुराने टूटे हुए हवाई जहाज के मलबे से टकराती है जो नदी के ऊपर एक पेड़ में फंसा हुआ है। लेकिन किसी तरह लारा लेकिन पुराना बंजर जहाज टूटने लगता है। उसमें से निकलते हुए जबरदस्त फोल लेती है। इस बार वो पत्थरों के बीच में टकराकर बेहोश हो जाती है। जब लारा को होश आता है तब वह घने जंगल में है और उसका पूरा शरीर घायल, लेकिन उसका इरादा अब और भी मजबूत हो चुका है। उसे लगता है वह, लेकिन उसे तभी एक आवाज सुनाई देती है। एक दुश्मन सैनिक झाड़ियों से निकलकर उस पर हमला करता है, लेकिन लारा अब पहले जैसी नहीं रही। जान बचाने की लड़ाई में अब वह सैनिक को मार डालती है। पहली बार उसने किसी की जान ली है और इसका असर उसके चेहरे पर साफ दिखता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन नजरें साफ कह रही हैं अब रुकने का। गहरे जंगल में अकेली, खून से लथपथ और अंदर से टूटी हुई लारा, उसके लिए यह सब सिर्फ एक एडवेंचर नहीं रहा, अब उसके लिए यह एक अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। भटकते हुए जंगलों में घूमते उसे दूर एक झोपड़ी जैसी कोई चीज दिखाई देती है। जैसे ही वो वहां पर जाती है, दरवाजा खोलती है तो वह अचानक चौंक जाती है। उसके पिता रिचर्ड क्राफ्ट जिंदा हैं। 7 साल से लापता मरा हुआ समझा गया आदमी उसके सामने खड़ा है, बिखरे बाल, लंबी दाढ़ी और हैरानी भरी आंखों के साथ। रिचर्ड को यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी यामाताई तक पहुंच चुकी है। वह सोचता है कि यह कोई सपना है, लेकिन लारा जैसे ही उसके आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। रिचर्ड घबराकर पूछता है, क्या तुम मेरी सच्चाई साथ लाई हो? लारा सिर झुका देती है और कहती है, नहीं, मैं उसे जलाने नहीं आई थी और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आई थी। रिचर्ड का चेहरा सख्त हो जाता है। वो बताता है कि हिमिको सिर्फ एक मिथ नहीं है, वो असल में थी और उसका शरीर आज भी इस द्वीप पर है और ऐसा माना जाता है कि उसमें एक जानलेवा वायरस है। रिचर्ड बताता है कि ट्रिनिटी नाम की गुप्त संगठन इस वायरस को हथियार बनाकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। अगर हिमिको की बॉडी बाहर आई तो वह पूरी इंसानियत को खत्म कर सकती है। रिचर्ड की आंखों में लारा अब समझ चुकी है कि ये सिर्फ उसके पिता की तलाश नहीं, यह एक रेस है वक्त के खिलाफ। रिचर्ड की आंखों में बेचैनी है। 7 सालों से वह इस द्वीप पर छिपा बैठा है सिर्फ एक वजह से कि हिमिको की शक्ति को ट्रिनिटी के हाथों से बचाने से। वो बताता है उसने अपनी सारी रिसर्च इसीलिए छुपा दी, लेकिन अब लारा आ चुकी है
और वोगेल उसके पीछे खड़ा है। खतरा पहले से अब कोई ज्यादा बढ़ गया है। लारा भी डर जाती है और अफसोस के साथ कहती है, पापा मैंने आपकी रिसर्च नहीं जलाई, वह मेरे पास है। रिचर्ड गुस्से में आ जाता है, तुम नहीं जानती हिमिको क्या है, अगर उसकी शक्ति बाहर आई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसी बीच उन्हें पता लगता है कि वोगेल और उसके लोग अब कब्र के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लारा फैसला करती है वो ट्रिनिटी को रोकने के लिए हर खतरा उठाएगी। वो रिचर्ड से कहती है, अब छुपने का वक्त नहीं, चलो इस जंग को खत्म करते हैं। रिचर्ड थोड़ा झिझकता है लेकिन बेटी की हिम्मत देखकर वह भी तैयार हो जाता है। लारा का अगला प्लान है वोगेल के कैंप में घुसकर उस सैटेलाइट फोन को चुराना और दुनिया को इस द्वीप के बारे में बताना। अब कहानी एक्शन मोड में आ चुकी है। अब दुनिया को तबाही से बचाने के लिए निकले हैं। अब लारा के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, दुश्मन के बीच जाकर उसका गेम खत्म करना। वो अंधेरे में चुपचाप छुपते छुपाते वोगेल के कैंप में दाखिल होती है। हर कदम पर हथियारबंद गार्ड्स, हर कोने में खतरा, लेकिन लारा का फोकस सिर्फ एक चीज पर है, वोगेल का सैटेलाइट फोन। वो टेंट के अंदर घुसती है लेकिन तभी वोगेल वहां लारा को पकड़ लेता है। वह जान गया है कि रिचर्ड जिंदा है और लारा भी सब जानती है। वोगेल रिचर्ड को भी पकड़वा लाता है। अब बाप बेटी दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। वोगेल जानना चाहता है कि हिमिको की कब्र कैसे खुलेगी। रिचर्ड को पीटा जाता है, दर्द में कराता है, लेकिन वह चुप रहता है। तभी लारा एक चाल चलती है। वो वोगेल से कहती है कि मैं जानती हूँ कि कब्र कैसे खुलेगी, मुझे वहां ले। वोगेल को लारा पर शक तो होता है, लेकिन हिमिको की शक्ति का लालच इतना बड़ा हथियार है कि अब कहानी सबसे खतरनाक मोड़ पर आती है। हिमिको की कब्र का दरवाजा खुलने वाला है, लेकिन इसके पीछे क्या है किसी को भी नहीं। अब सबके कदम आगे बढ़ रहे हैं उस दरवाजे की ओर जो सदियों से बंद पड़ा है, जहाँ न जाने कितनों ने मौत पाई और जिसकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान सका। वोगेल अपने गार्ड्स, लारा और रिचर्ड को लेकर अंदर घुसता है। वो लारा को आगे बढ़ने को कहता है और बोलता है दरवाजा। लारा याद करती है अपने पिता की डायरी के कोड्स और वहां लगे प्राचीन पजल्स को हल करने की कोशिश करती है। चट्टानों पर उकेरे गए चिन्ह, घूमते हुए पत्थर और एक गलती का मतलब तुरंत मौत। लेकिन लारा की आंखें तेज है, दिमाग शांत और हौसला अड़ी। धीरे धीरे पजल सुलझाती है और अचानक दरवाजा खुल जाता है। सभी लोग चौंक जाते हैं। सदियों पुरानी हवा की सरसराहट, अंधेरे में सड़ते हुए फूलों की बदबू और हर तरफ हड्डियों। कब्र के अंदर कदम रखते ही सबको एहसास होता है कि ये जगह कितनी खामोश है, उतनी जानलेवा भी। अब वोगेल के लोग भी डरने लगते हैं, लेकिन लालच उनकी आंखों पर पर्दा हटाने नहीं देता। तारा जानती है कि आगे, लेकिन अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब दरवाजा खुल चुका है तो सब अंदर दाखिल होते हैं, एक प्राचीन सुरंग में जो सीधी जाती है हिमिको के ताबूत तक। हर दीवार पर इतिहास खुदा है, लेकिन ये किसी आम आदमी का इतिहास नहीं, ये है मौत का। अचानक एक कदम गलत पड़ता है और शुरू हो जाते हैं जाल। फर्श धंसने लगता है, तीर छूटने लगते हैं, पत्थर गिरते हैं, सब तरफ चीख की पुकार। एक गार्ड चिल्लाता है लेकिन बच नहीं पाता। वो सीधे एक गहरे गड्ढे में गिरता है जहाँ सिर्फ हड्डियां हैं, हजारों लाशें जो कब्र को पार करने की कोशिश में मारी गई। लारा सबको चेतावनी देती है, यहाँ हर चीज एक पजल है, सोच समझ कर उसकी बात अनसुनी करके गार्ड्स आगे बढ़ते हैं। तभी एक की और मौत हो जाती है। लारा अपने पिता के साथ मिलकर आगे का रास्ता ढूंढती है। दोनों की केमिस्ट्री, समझदारी और साहस मिलकर रास्ता बनाते हैं। आखिरकार वो उस कमरे तक पहुंचते हैं जिस कमरे में है हिमिको का शरीर। तब चारों ओर अंधेरा, बीच में ताबूत और हवा में एक अजीब सी सड़क। वोगेल आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में चमक है। अब शक्ति उसके सामने है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस ताबूत के अंदर सिर्फ शक्ति नहीं, एक श्राप है जो कि इतिहास को भी मिटा सकता है। अंधेरे में कांपते हुए हाथों से वोगेल हिमिको के ताबूत का ढक्कन खोलता है। अंदर लेटी है सदियों पुरानी पड़ी एक सड़ी हुई लाश। हिमिको जापानी मौत की राह को मरी तो थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी कई रहस्य समेटे हुए है। वोगेल के गार्ड्स आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक हिमिको के शव को छूता है। एक झटका लगता है, उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है और कुछ ही पलों में उसकी त्वचा सड़ने लगती है। बाकी सब पीछे हट जाते हैं कि आखिरकार ये था क्या। लारा दहशत में चिल्लाती है, यह कोई शक्ति नहीं, यह एक वायरस है। हिमिका ने खुद को जिंदा दफन करवाया था ताकि यह बीमारी किसी को छू ना सके। वह कोई जादूगरनी नहीं थी, बल्कि वह एक रानी थी जिसने अपने शरीर को बलिदान बनाया मानवता को बचाने के लिए। लेकिन अब सदियों बाद लालच में अंधा वोगेल उस वायरस को हथियार बनाना चाहता है। रिचर्ड को भी सब सच्चाई समझ आ जाती है कि यह सिर्फ खोज नहीं है, यह दुनिया को बचा। अब उनके पास वक्त बहुत कम है। अगर यह वायरस बाहर गया तो न लंदन बचेगा न दुनिया। अब वो गेल को समझ आ चुका है, जिसे वह शक्ति समझ रहा था वह एक जानलेवा वायरस। लेकिन लालच कहाँ आसानी से पीछे हटता है। वो गेल हिमिको की उंगली काट देता है ताकि उसे अपने बॉस तक ले जा सके। ट्रिनिटी के हेडक्वार्टर। लारा चिल्लाती है रुको, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती। वो वोगेल के आदमियों से भिड़ जाती है। इस बीच एक गार्ड जो कि पहले से इन्फेक्टेड था रिचर्ड को छू लेता है। रिचर्ड का चेहरा फीका पड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि वह भी अब मरने वाला है। लारा की आंखों में आंसू है। नहीं पापा, हम घर चलेंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन रिचर्ड मुस्कुराता है, तुम मेरी सबसे बड़ी खोज हो लारा। वो कहता है कि उसे यहीं रुकना होगा ताकि वह इस वायरस को यहीं पर दफना दे।
लारा जान जाती है कि अब उसे वो गेल को रोकना होगा, चाहे बात जान पर क्यों ना आ जाए। वो भागती है, वो गेल उस आखिरी पल में हिमिको की वही उंगली वो गेल के मुंह में ठूस देती है। वो गेल चिल्लाता है, कांपता है और गिरता है उसी हड्डियों की खाई में जिसे उसने खुद खोदा था। रिचर्ड ताबूत के पास बारूद लगाकर सबको उड़ा देता है और अपने साथ हिमिको की कब्र भी। अब सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन लारा के लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है। अब हिमिको की कब्र में हर तरफ तबाही मची है, दीवारें धड़क रही हैं, पत्थर गिर रहे हैं और जमीन हिल रही है। रिचर्ड ने अपने आप को बलिदान कर दिया है। लारा की आंखों में आंसू निकलते हैं, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं। वह दौड़ती है मलबे के बीच से, चट्टानों के नीचे से, और जैसे तैसे बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात होती है लू रेन से, जो कि अब तक छुपा हुआ था। लू लारा की हालत देखता है। दोनों मिलकर तूफानी घाटी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ट्रिनिटी के हेलीकॉप्टर्स आसमान में दिखाई देते हैं। लारा और लू घबरा जाते हैं, लेकिन इस बार लारा डरती नहीं। वह एक गार्ड की बंदूक छीनकर हेलीकॉप्टर के पायलट को धमका, हमें ले चलो इसी वक्त। लू और लारा हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और आखिरकार वो मौत की घाटी से बाहर निकल आते हैं। हवा में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से लारा नीचे देखती है, जिस जगह पर उसने अपने पिता को खोया और अपनी असल पहचान पाई। अब लारा सिर्फ एक लड़की नहीं है, अब वह है टॉम रेडर। अब लारा क्रॉफ्ट होल्डिंग्स में वापस जाती है, जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। वह वकील से मिलती है और इस बार अपने पापा के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर देती है। कागज पर पेन चलते ही उसकी आंखों में झलकता है वो लम्हा, पापा की बातें, उनकी गुमशुदगी और उनका बलिदान। अब लारा आधिकारिक रूप से क्रॉफ्ट फैमिली की इकलौती वारिस बन गई। वह अपनी दादी माँ की दी हुई नेकलेस को पहनती है। अब वह सिर्फ एक याद नहीं, एक जिम्मेदारी है। लेकिन इसी दौरान क्रॉफ्ट होल्डिंग्स में एक डॉक्यूमेंट का नाम देखती है, ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी कुछ फाइलें, और उन पर एक आना मिलर, वही महिला जो उसके पापा की पार्टनर थी। लारा को एहसास होता है खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आना ट्रिनिटी की एजेंट है। जो हुआ वो तो बस एक शुरुआत थी, असल लड़ाई तो अब होगी, और इस बार लारा सबसे ज्यादा तैयार है। अब उसके पास है उसके पिता की विरासत, हिम्मत और एक मकसद। अब लारा को समझ आ चुका है कि उसके पिता की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी, यह एक प्लान था, और उस प्लान के पीछे थी ट्रिनिटी, और ट्रिनिटी के अंदर है कोई अपना, आना, जो उसके परिवार को धोखा दे रही थी। अब लारा सोचती है कि अगर मैं ये सब नहीं रोकती तो क्या होता, और सिर्फ अपने पिता की वीडियो रिकॉर्डिंग को देखती है और उनकी आवाज गूंज, अगर तुम यह देख रही हो लारा, तो शायद तुम मेरी तलाश में आई थी, और अगर तुम इतनी दूर आ गई हो और अब तो वो बन चुकी हो जो तुम्हें बनना था, एक क्रॉफ्ट, एक वॉरियर। इस वीडियो के साथ लारा की आंखों में कोई आंसू नहीं है, अब है तो सिर्फ जोश और एक बदला। अब लारा एक दुकान पर जाती है। वह वहां पर देखती है डोर, जो कि उसकी आइकॉनिक पहचान बनेगी। दुकानदार पूछता है, बस एक चाहिए? लारा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, दो चाहिए। अब वह टॉम राइडर बनकर पूरी तैयार है। अब लारा के हाथ में है वो दो पिस्टल्स जिनसे इतिहास लिखा जाएगा। उसकी चाल में अब डर नहीं, सिर्फ एक मकसद है। लारा जान चुकी है ट्रिनिटी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक छाया है जो पूरी दुनिया में अंधेरे को धकेलना चाहती है। और अब इस अंधेरे के खिलाफ खड़ा है एक नाम, लारा क्रॉफ्ट। वो अपने पिता की याद को सीने से लगाकर रोने लगती है और उस मिशन को पूरा करने के लिए निकलती है जिसे उसने पूरा छोड़ दिया था। ना उसे विरासत की चिंता है, न दौलत की भूख। उसके पास एक नई पहचान है, टॉम राइडर।